हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले टॉपिक की। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होता है, किस तरह से इसको बनाते हैं, इससे अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में होता क्या है, डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन पर ये बेस्ड होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आपका जो एक एपरेटस होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें लाइंस होती हैं, बहुत सारी इसमें स्लिट्स होती हैं, और ये स्लिट्स बहुत कम डिस्टेंस में स्टेबल होती है, और इन सब स्लिट्स की चौड़ाई एक दूसरे के इक्वल होती है। इसे रोलैंड ने यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको जनरेट किया था। तो यहाँ पर ग्रेटिंग क्या होता है? ग्रेटिंग एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम डिफ्रैक्शन फेनोमेनन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। ग्रेटिंग जो आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका यहाँ पर प्लेन ग्रेटिंग, प्लेन ग्रेटिंग, और जो सेकंड होता है हमारे पास में वो होता है जो है आपका रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो प्लेन ग्रेटिंग क्या होता है आपका? प्लेन ग्रेटिंग ये है कि इस प्लेन ग्रेटिंग के अंदर इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए इसमें कांच की एक शीट ली जाती है, और कांच की इस शीट में जो है डायमंड की हेल्प से इस पे क्या कर देते हैं, बहुत सारी बारीक बारीक लाइंस यहाँ पर खींच देते हैं ऐसे। और इन बारीक लाइंस जो होती है, ये बारीक लाइंस इसमें खींच देते हैं। इन बारीक लाइंस में क्या करते हैं अपन, बेंजीन का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक लाइंस है, ये आपका जो है एक ओपेक पार्ट बन जाती है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, रेस को अपने अंदर से जाने नहीं देता। और इस दो लाइंस के बीच में यहाँ पर क्या बन जाती है, एक स्लिट बन जाती है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बन जाता है। यहाँ पर ये जो है आपका ये ट्रांसपेरेंट पार्ट बन जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर दो आपकी जो लाइंस होती है, ब्लैक लाइंस, ओपेक पार्ट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो अप्रोक्सीमेट लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होती है। यहाँ पर हम जो है इन 1 इंच हम जो है 15,000 लाइंस ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। 1 इंच मतलब 2.54 आपका सेंटीमीटर होता है। इसमें 15,000 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया जाता है। तो जो आपकी लाइन वाला पार्ट होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट एज अ ओपेक पार्ट वर्क करता है, जिसकी विड्थ कितनी होती है, b होती है। और इसके जस्ट बाद में ये b विड्थ का है, और जस्ट बाद में क्या होता है आपका, यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसकी विड्थ e होती है। तो टोटल विड्थ जो होगी यहाँ से यहाँ तक की वो e+b होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। और 2.54 इंच जो होता है, ये सेंटीमीटर जो होता है, मतलब 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, इस लेंथ में हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 15,000 लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाता है। एक्चुअल में जो ग्रेटिंग है इसे अपन बोलते हैं मास्टर ग्रेटिंग। ये आपका मास्टर ग्रेटिंग होता है। इसको बनाना बहुत ये कह सकते हैं टिपिकल होता है।
तो एक बार इसको बना लिया जाता है और इसको बनाने के बाद में क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है जो आपकी सेल्यूलोज एसीटेट की इसके ऊपर जो है एक लेयर बिछा दी जाती है, ठीक है। और सेल्यूलोज एसीटेट की इस पे लेयर बिछा करके इसकी जो है यहाँ से बोल सकते हैं प्रतिकृति, है ना, इसकी जो है ये कह सकते हैं अपन फोटो जो अपना इसका स्टेट कर लिया जाता है, या कह सकते हैं कि इसकी प्रतिकृति तैयार कर ली जाती है, ठीक है ना। इसकी फोटोकॉपी ले ली जाती है, इसके ऊपर एसीटेट का सॉल्यूशन बिछा करके, जैसे एसीटेट का सॉल्यूशन से बिछाया जाता है तो एसीटेट के सॉल्यूशन को इस पर बिछाने पर वो एसीटेट का सॉल्यूशन कुछ देर बाद सूख जाता है, उसकी एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को इस पे से उतार करके उस लेयर को रख करके क्या करते हैं, इसको जो है 2 कांच की शीट्स के द्वारा इसको पैक कर दिया जाता है दोनों साइड से। तो इस प्रकार से हमारे पास मास्टर ग्रेटिंग की प्रतिकृति फोटोकॉपी बन जाती है और इस ग्रेटिंग को हम जो है अक्सर लैब वगैरह आदि में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका, ये आजकल होलोग्राफी के द्वारा भी ग्रेटिंग को अपन जनरेट कर रहे हैं। होलोग्राफी क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है होलोग्राफी, इसको हम नेक्स्ट जो है यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर आपका जो है इसी तरह से आपका ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रेडी किया जाता है। और जो मैंने बताया आपको, ये प्लेन ग्रेटिंग होता है। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो है सिल्वर की एक प्लेट ले लेते हैं और सिल्वर की प्लेट लेकर के इसी के समान ही इसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम जो है लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर, इसी आपकी जो है डायमंड की हेल्प से। और उन लाइंस के बीच में उनको ओपेक बना दिया जाता है बेंजीन सॉल्यूशन डाल के या कोई नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन डाल करके। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइंस यहाँ पर बन जाती है, ऐसे, है ना। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही आपको दिखा रहा हूँ, इतना हालांकि होता नहीं है। 1 इंच में 15,000 लाइन बन जाती, इतना हम इसको खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पीछे का सरफेस ये तो पूरी तरह से क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और ये जो आपका होता है ओपेक होता है, मतलब जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करता है तो ये ओपेक वाला पार्ट तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ब्लैक वाला पार्ट, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। बट जो पीछे वाला जो ये पोर्शन है, ये लाइट को वापस से क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर के क्या होती है, हम जो भी है हमारे जो आपके इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर या किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये इंटर होती है। बट इनको आने के पहले इसको लेंस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इसको फोकस किया जाता है, क्योंकि ये पैरेलली आती है एक दूसरे के। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए अपन इसको कैसा बना देते हैं, कॉनकेव टाइप का कॉन्वेक्स टाइप का इसको बना दिया जाता है। कॉन्वेक्स टाइप का इसको बना दिया, मतलब ऐसे इसको बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे हमें लेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और लेंस की ज़रूरत नहीं है और ये लाइट्स क्या आती है, आने के बाद वापस सुपर इम्पोज होती है और हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहाँ पर मिल जाता है। और हमें जो है यहाँ पर डिफ्रैक्शन मिलता है स्लिट पर, हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मिलता है स्क्रीन पर, या फिर मिलता है हमें स्पेक्ट्रोमीटर में। तो इस प्रकार से 2 ग्रेटिंग्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये बी है आपका और ये ई है, ठीक है ना। तो ई है और ये बी है, और ये लिख देता हूँ मैं इंटू 15,000 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, मतलब 2.54 सेंटीमीटर 15,000 लाइन होती है, उसमें ई और बी भी इंक्लूड होता है साथ में। बी नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट की विड्थ है और ई जो है इसकी ट्रांसपेरेंट पार्ट की विड्थ होती है। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाती है, ई प्लस बी। अब ये जो विड्थ आएगी ना, ये नेक्स्ट वाले में काउंट होगी, मतलब ये बी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ई प्लस बी, ये फिर यहाँ से बी और फिर ये ई, फिर अगला वाला अगले वाले में काउंट होगा, ऐसे होता है। तो ये इक्वेशन भी हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम क्या होता है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इक्वल विड्थ के यहाँ पर बहुत सारे पैरेलल क्या बन जाते हैं, हमारे पास स्लिट्स बन जाती है और एन स्लिट्स यहाँ पर बनती है। और लास्ट वीडियोस में हमने एन स्लिट्स के बारे में स्टडी किया था, है ना, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं और देख करके उसको बिल्कुल आप स्टडी कर सकते हैं। तो एन स्लिट्स की हमने यहाँ पर बात की थी। तो एन स्लिट्स के थ्रू यहाँ पर क्या किया था, हमने डिफ्रैक्शन को स्टडी किया था और डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के बाद हमने इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट की थी। और जो इंटेंसिटी यहाँ पर अगर हम ये बोल दें कि आपका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसकी विड्थ ई है और नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट की विड्थ कितनी है, बी है, तो मैं यहाँ पर डिफ्रैक्शन
को मैं यहाँ पर इस प्रकार लिख सकता हूँ, डिफ्रैक्शन आफ्टर डिफ्रैक्शन एन स्लिट्स से आफ्टर डिफ्रैक्शन जो इंटेंसिटी हमें मिलती है I इज इक्वल टू आई नॉट, और ये होती है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर, और फिर डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका ये कंपोनेंट होता है, और फिर इसका इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस में हमें मिलता है एन स्लिट के लिए साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा, ये हमें मिलता है। यहाँ पर जो आपका अल्फ़ा होता है वो अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ पर हम कहते हैं वो होती है पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू ई साइन थीटा, जो डिफ्रैक्शन के कारण से कंपोनेंट मिलता है, और जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू ई प्लस बी साइन थीटा, जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण से इसको यहाँ पर मैंने कहा था साइन थीटा। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड हम यहाँ पर इस प्रकार से करें, इसको हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ से यदि थीटा बराबर 0 होता है, केस में बोल रहे यदि हम थीटा बराबर 0 ले लें तो दीज इम्प्लाइज अल्फा एंड बीटा दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। अल्फा भी 0 होगा और बीटा भी 0 होगा। तो उस कंडीशन के लिए आई बराबर क्या बन जाएगा मेरे पास, आई नॉट वाली कंडीशन, ये 0/0 0/0। तो हमने कहा था कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट यहाँ पर मिलता है, और साइन अल्फा अपॉन अल्फा कितना हो जाता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में साइन अल्फा अपॉन में अल्फा हमने स्टडी किया था, इसको ये 1 हो जाता है, और जो आपका साइन ऑफ एन बीटा अपॉन में साइन बीटा, इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो एन हो जाती है, और रिजल्टेंट से आई इज इक्वल टू आई नॉट एन स्क्वायर, इसको हमने स्टडी किया था। ये एन इसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाती है, इसे अपन सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। यहाँ पर जो मिलने वाली कंडीशन होती है उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये हम ग्रेटिंग के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ग्रेटिंग के लिए सेंट्रल मैक्सिमा जो मुझे इस तरह से मिलता है, और जिसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी नंबर ऑफ स्लिट्स पर डिपेंड करती है, इस तरह से मुझे यहाँ मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उसमें जो फर्स्ट जो ये मैंने कहा था, इसमें ये विवर्तन को फर्स्ट कंपोनेंट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। और जो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा का जो यहाँ पर हमने देखा था, जो इसकी लीनियर विड्थ देखी थी हमने, वो सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ दोनों ओर कितनी होती है, 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस या फिर 2 लैम्बडा अपॉन में ई, ये हमने बात कही भी, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई एक जगह, तो दोनों साइड पे कितनी होती है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन में ई। लास्ट सेक्शन में इसको मैं कह चुका हूँ। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो आपका डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होता है, इसमें एन स्लिट से जो वेव्स होती हैं उनमें सुपरपोजिशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण से हमें क्या मिलते हैं, मैंने बताया भी ऐसा करो खींचिए, बहुत सारे हमें मैक्सिमाज मिलते हैं, है ना, बहुत सारे सेंट्रल मैक्सिमाज मिलते हैं, लेकिन अपन n बराबर 1 और n बराबर 2 सेंट्रल मैक्सिमा को ही क्या है यहाँ पर स्टडी करते हैं, क्योंकि बाकी सेंट्रल मैक्सिमास पर इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, है ना। फर्स्ट और सेकंड टर्म को ही हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो पोजीशंस होती है, उस प्रिंसिपल फॉर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, उस प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो पोजीशन हमें यहाँ पर मिलती है वो होती है, यहाँ पर कितनी होती है, बीटा इज इक्वल टू कितनी निकाली थी मैंने, प्लस माइनस एन लैम्बडा या प्लस माइनस एन पाई निकाली थी मैंने, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई निकाली थी मैंने। तो यहाँ से जब हम इस बीटा की वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, तो पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू ई प्लस बी साइन ऑफ थीटा दैट्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा। ये हमने सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकाली थी स्पेक्ट्रम में, है ना। एन की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 और कहलाती है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है, एन इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश डैश डैश, ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर ये जो ई प्लस बी है ना, इस इक्वेशन में हमने इसको चेंज किया और हमने ग्रेटिंग के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर अब ये जो टर्म होती है ना ई प्लस बी, इसे अपन बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, इसको प्रूव किया था, उसको ग्रेटिंग एलिमेंट यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन नंबर है आपकी 4, तो इक्वेशन नंबर 4
जो कॉल्ड क्या कहलाती है, ये ग्रेटिंग इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं। ई प्लस बी कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, और यहाँ पर जो आपकी ये इक्वेशन है इसे ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन थीटा जो होता है, थीटा की लैम्बडा पर जो डिपेंडेंसी को शो करती है कि यहाँ पर थीटा जो लैम्बडा पर डिपेंड है, या जो लैम्बडा है वो इस थीटा पर डिपेंड करता है। मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपका लैम्बडा है। वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो थीटा अलग अलग होगा, है ना, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं। एन की डिफरेंट वैल्यू 0, 1, 2 के लिए जो हमें मिलता है, अगर एन की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो एन की 0 वैल्यू के लिए मुझे क्या मिलता है, मुझे 0th ऑर्डर का यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम मिलता है ना। 0th ऑर्डर का हम ये स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, ठीक है ना। n बराबर 1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रम कहते हैं। n बराबर 2 के लिए हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे हम इसको ऑर्डर्स डिसाइड करते हैं। n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए यहाँ पर थीटा पर हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर लेंगे हम और लैम्बडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर हमें मैक्सिमाज मिलेंगे। बट मैंने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर हम जो है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर को ही यहाँ पर जो है एप्लीकेबल करते हैं। तो ये यहाँ पर इसी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। अब यहाँ पर डिस्पर्जन बाय अ ग्रेटिंग, एक ग्रेटिंग जो होता है ये आपका वेव्स का डिस्पर्जन भी करता है। तो डिस्पर्जन कैसे होता है यहाँ पर ग्रेटिंग का, तो डिस्पर्जन बाय ग्रेटिंग, जैसे आपका प्रिज्म करता है। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म यहाँ पर जो है हम ये कहें कि जो सनलाइट होता है वो 7 कलर से मिलके बना होता है। जब वो 7 कलर वाला लाइट इसके ऊपर प्रिज्म पर ऑपरेट होता है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म अपनी क्वालिटी के बेस पर क्या करता है, उन वेव्स को क्या कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए लाइट वेव जो होता है इसमें ये 7 कलर से मिलके बनता है। हर वेव की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर प्रिज्म का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट, उसके जो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए वो 7 कलर्स में डिवाइड होता है और हर कलर मुझे अलग अलग जगहों पर यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हम ग्रेटिंग इस बात करें तो ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा हमें मिलता है एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। ई प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। इस इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि वेवलेंथ के एक फिक्स वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ को हम क्या कर दें, यहाँ से फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो वेवलेंथ की एक फिक्स वैल्यू के लिए जो आपका थीटा होता है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। अगर आप कोई भी एक फिक्स वेवलेंथ की वेव ले, रेड कलर की वेव आपने वेव ले ली, तो रेड कलर की वेव के लिए जो यहाँ पर आपका जो स्पेक्ट्रम होता है एन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, वो थीटा पर डिपेंड करता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हमें यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ मुझे यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पर हम ये कहें कि एन के किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए अगर हम एन की वैल्यू फिक्स कर दें, अगर वी फिक्स द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू को फिक्स कर दें तो ऑब्वियस सी बात है थीटा डिपेंड करेगा फिर आपका लेमड़ा पर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या होती है, जाकर के जो है स्टोर हो जाती है, जाकर के अपनी इमेज को जनरेट करती है। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ से कह सकते हैं। जब हम इसके ऊपर जो है एक ये कह सकते हैं वाइट लाइट का यूज़ करते हैं, तो वाइट लाइट का यूज़ करने पर यहाँ पर क्या होता है कि n बराबर 0 के लिए अगर हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो हम अगर वाइट लाइट का यूज़ करते हैं तो n बराबर 0, तो हम फर्स्ट ऑर्डर या 0th ऑर्डर के हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो जब n बराबर में 0 रखता हूँ तो n बराबर 0 होते ही आपका फ्रॉम इक्वेशन 4 आपका थीटा बराबर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सारी की सारी वेव्स n बराबर 0 के लिए, ये थीटा बराबर 0 होने पर ये सारी वेव्स क्या होती है, ये इस स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर सुपर इम्पोज होती है और सेंटर पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है
है ना। और ये मैक्सिमा कैसा होता है, वाइट लाइट का ही यहाँ पर ये मैक्सिमा होता है, मतलब पूरी तरह से वाइट मिलता है, मुझे कोई भी कलर यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अगर मैं यहाँ पर वेवलेंथ सपोज को मैं रेड कलर का ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मैक्सिमा जो मिलेगा वो रेड कलर का मिलेगा और फुल इंटेंसिटी का मैक्सिमा वहाँ पर मुझे मिलने वाला है। n=1 और n=2 के स्पेक्ट्रम में मिलते हैं, बट 3, 4, 5, 6 के स्पेक्ट्रम काफ़ी धुंधले हो जाते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर जो स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से ग्रेटिंग के द्वारा, ग्रेटिंग भी क्या करता है, यहां पर अगर हम बात करें n=1 की, तो n=1 इसमें अगर पुट करता हूं मैं, तो किसी यहां पर n=1 के लिए थीटा जो लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिफरेंट वेव की जो वेव्स होंगी वो डिफरेंट एंगल पे जाके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, वहां पर जाकर के अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर n=2 के लिए भी यही कंडीशन, n=2 के लिए हमें सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा और वहाँ पर भी क्या होगा, डिफरेंट वेव्स जो होंगी वो डिफरेंट एंगल पे जाकर सुपर इम्पोज होंगी। n=3, 4 ये भी हम बना सकते हैं, बट ये जो इमेजेस बनती है काफ़ी धुंधली हो जाती है, हमें क्लियर दिखाई नहीं देती, इसलिए अपन जो यहाँ पर 0th, 1st और 2nd ऑर्डर को ही यहाँ पर हम लेकर के चलते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कहते हैं 0th ऑर्डर मुझे मैक्सिमा मिलता है और यहाँ पर n=2 के लिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ से n=1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर का मुझे मिलता है यहाँ पर स्पेक्ट्रम, और जिसमें डिफरेंट वेव डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट कलर की वेव्स जिसकी लैम्बडा डिफरेंट है वो डिफरेंट एंगल पे जाकर के अपना इमेज शो करती है। तो इस प्रकार से जो ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग क्या करता है, ग्रेटिंग इस प्रकार से किसी भी वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है वो भी, और डिफरेंट एंगल पे क्या कर देता है, उसको जाकर के उसकी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन यहाँ पर जो है डिस्पर्जन बाय ग्रेटिंग, ये कंडीशन कहलाती है आपकी डिस्पर्जन बाय ग्रेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्पर्जन बाय ग्रेटिंग कहते हैं इसको, और इसकी जो कैपेसिटी होती है इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन कैपेसिटी, ठीक है ना। डिस्पर्जन कैपेसिटी इसको बोलते हैं, या नॉर्मली डिस्पर्जन इसको अपन यहाँ पर कहते हैं, इफिशियंसी ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटिंग की जो डिस्पर्जन इफिशियंसी होती है ना, डिस्पर्जन इफिशियंसी, या इसको अपन बोलते हैं ग्रेटिंग क्षमता इसको कहते हैं, है ना। डिस्पर्जन पावर, क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन पावर। तो ये डिस्पर्जन पावर क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी कितनी, इसको मैं कह सकता हूं यहां से, ये होती है d थीटा अपॉन में d लैम्बडा, क्या बोलते हैं इसको, d थीटा ओवर d लैम्बडा, है ना। मतलब किसी यूनिट वेवलेंथ के लिए जो डिफरेंट एंगल पे उसको जो रिप्रेजेंट करने की जो पावर होती है उसे डिस्पर्जन पावर कहते हैं, है ना। यहाँ से अपन डिस्पर्जन पावर को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन में डी लैम्बडा। अरे भाई डी थीटा को स्टडी कर रहा हूँ मैं 1 वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन में डी लैम्बडा। तो ये आपकी होती है डिस्पर्जन पावर होती है, किसकी, ग्रेटिंग की डिस्पर्जन पावर होती है। और अब हम इस डेरिवेशन को निकालने के लिए ग्रेटिंग इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लैम्बडा के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, इसका फार्मूला निकालना चाहता हूं मैं। तो यहां से क्या मिलता है मुझे, यहां से इसको मैं करता हूं डिफरेंशिएट, तो e प्लस बी तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और d बटा डी चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये रहेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी लैम्बडा। लैम्बडा के रेस्पेक्ट में किया है इसको मैंने, बट ये तो थीटा कंपोनेंट है ना, इजिकल टू कितना बन जाएगा, प्लस माइनस एन, या सिर्फ एन ले लूँ यहाँ पर इसको मैं फिलहाल अभी, और ये बन जाएगा डी ओवर डी लैम्बडा ऑफ लैम्बडा, यही तो होगा। तो यहाँ से बन जाएगा e प्लस बी, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और डी बटा डी थीटा साइन थीटा, मतलब ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा, और डी थीटा ओवर डी लैम्बडा ये एज इट इज़ रहेगा, और एन इंटू ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी लैम्बडा निकाल लूँ, तो डी थीटा अपॉन में डी लैम्बडा, जिसे अपन बोलते हैं डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी डी थीटा अपॉन डी लैम्बडा, एन अपॉन में कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका e प्लस बी, और साथ में रहेगा ये कॉस ऑफ थीटा। ये डिस्पर्जन जो पावर होती है वो इन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है वो नंबर पर, है ना, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन की वैल्यू चेंज होने से डिस्पर्जन जो पावर होती है वो भी चेंज होती है। दूसरा, ये e प्लस बी के रेसिप्रोकल होती है,
मतलब एन का मान जितना ज़्यादा होगा डिस्पर्शन पावर भी उतनी ज़्यादा होगी, ई प्लस बी का मान जितना ज़्यादा होगा डी थीटा अपॉन डी लेमड़ा उतना ही, मतलब डिस्पर्शन पावर उतनी ही कम हो जाएगी। बट हम यहाँ कहते हैं कि ई प्लस बी इजिकल टू कितना होता है, मैंने अभी लिखा था यहाँ पर ई प्लस बी इजिकल टू कितना होता है, मैंने कहा था कि 2.54 सेंटीमीटर में या 1 इंच में, 1 इंच में कितनी 15,000 अपॉन में इंटू ई प्लस बी, इतनी लाइन्स होती है। ई प्लस बी यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, तो यहाँ से ई प्लस बी बराबर कितना बनेगा आपका 1 इंच अपॉन में 15,000। तो ये वैल्यू बहुत ही कम होती है ई प्लस बी की, और ई प्लस बी की वैल्यू ग्रेटिंग के लिए बहुत कम होने पर डिस्पर्जन पावर ग्रेटिंग की ज़्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू आपका जो है प्रिज्म। ओके, तो ये हमारे पास डिस्पर्जन पावर बन जाती है इसकी। आगे हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर जो है कॉस थीटा की भी क्या है, रेसिप्रोकल आ रही है, डी थीटा अपॉन डी लेमड़ा क्या हो रहा है आपका, ये जो है रेसिप्रोकल आ रहा है 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है आपका कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। भाई थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होने से डी थीटा अपॉन में डी लेमड़ा जो होता है डिस्पर्जन पावर जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब थीटा को यदि इंक्रीज करूंगा मैं, है ना, तो थीटा को इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिस्पर्जन पावर भी यहाँ पर इसकी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ n, और यहाँ पर थीटा बराबर 0 होने के लिए क्या बन जाएगा, इफ थीटा बराबर 0 ले लूँ मैं, मतलब सेंट्रल फ्रिंज की अगर बात कर लूँ, तो डी थीटा अपॉन डी लेमड़ा कॉस 0 की वैल्यू 1 बन जाती है इसके अंदर, तो ये बन जाता है n अपॉन में ई प्लस बी हो जाता है फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब सेंट्रल फ्रिंज की बात कर लेता हूँ मैं, सेंट्रल फ्रिंज, तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए डिस्पर्जन पावर n अपॉन में ई प्लस बी होती है, और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम, इससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को अपन नॉर्मल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो होता है आपकी जो ये कह सकते हैं n पर और e प्लस बी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम डिस्पर्जन पावर की बात करते हैं, किसके लिए, ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए। तो ग्रेटिंग भी आपका डिस्पर्जन कर सकता है, प्रिज्म भी डिस्पर्जन कर सकता है, बट ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए सारी वैल्यूज बहुत कम होती है ई प्लस बी की, इसलिए ग्रेटिंग से जो डिस्पर्जन होता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिस्पर्जन यहाँ पर होता है, और उससे भी हम यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम को, कलर्ड स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करके हम उनकी वेवलेंथ को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। तो नॉर्मली ग्रेटिंग को ही यहाँ पर उपयोग किया था, रोलेंड ग्रेटिंग को हम यूज़ करते हैं, और ग्रेटिंग को हम कभी प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, मास्टर ग्रेटिंग की प्रतिकृतियाँ यहाँ पर बनाई जाती है, फोटोकॉपीज़ यहाँ पर जनरेट की जाती है, उस फोटोकॉपीज़ को ही क्या किया जाता है, फिर आगे की तरफ उसको जो है किया बढ़ाया जाता है। हम लैब में जो यूज़ करते हैं वो इसकी फोटोकॉपी ही होती है। तो इस तरह से यहाँ पर अपन डिस्पर्जन की बात करते हैं, और ग्रेटिंग डिस्पर्जन कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टडी किया जाता है। अब आगे जो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि ग्रेटिंग जो है किस तरह से वेवलेंथ को मेजर करता है, हाउ वी मेजर द वेवलेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग की वेवलेंथ को किस प्रकार से मेजर हम कर सकते हैं। तो ग्रेटिंग के थ्रू हम वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं कि आपका ग्रेटिंग ये इक्वेशन जो है इसमें आपका वेवलेंथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस ग्रेटिंग इक्वेशन से इस वेवलेंथ को भी क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम जो है देखेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर, और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और फिर बात करेंगे हम यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की।